आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम पॉइंटर के नेक्स्ट एपिसोड की, नेक्स्ट पार्ट की। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने ये सीरीज़ ना बेसिकली इसीलिए शुरू करी थी ताकि जो एग्ज़ाम नियर बाई हैं आपके, या जो भी आपके विद इन अ मंथ एग्ज़ाम्स हैं, इस टाइप की जो सीरीज़ है इसके अंदर मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दूंगा जिनके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपने ये सीरीज़ पूरी देख ली तो ये आपके लिए एक रिवीजन का भी काम करेगी और उन एग्जाम्स को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगी। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक वेपन की तरह काम करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाए हुए हैं। अभी हम लोग यूटिलाइजेशन चला रहे हैं। धीरे धीरे हर सब्जेक्ट की मैं इस टाइप की सीरीज स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो, अगर लाइक्स अच्छे आएंगे, कमेंट्स अच्छे आएंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये इसकी ज़रूरत है और उसी के अकॉर्डिंग इसको मैं आगे प्रोग्रेस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए, इनकैंडिसेंट लैंप। ये इनकैंडिसेंट लैंप जो है ना, ये बेसिकली एडिसन ने जो शब्द यूज़ करा था, एडिसन ने जो बल्ब बनाया था वो बेसिकली इनकैंडिसेंट लैंप ही था। उसके अंदर उन्होंने कार्बन का फिलामेंट का इस्तेमाल करा था। हालांकि धीरे धीरे बाद समय के साथ हम लोगों ने इस फिलामेंट को चेंज करके टंगस्टन का बना दिया, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकैंडिसेंट लैंप में कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है फिलामेंट में। तो याद रखना, इसके अंदर फिलामेंट के अंदर यूज़ होता है टंगस्टन का वायर, हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों? बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। रेजिस्टिविटी ये बहुत बार पूछ ली जाती है, फैक्ट बेस्ड याद रखना। देखो, जब भी हम ना जैसे आरआरबी जेई का एग्जाम की बात कर लें या एसएससी जेई की बात कर लें, तो बहुत बार ऐसे एग्जाम्स में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिनके अंदर तुम्हें फिगर या तो आती होगी या नहीं आती होगी, ठीक है, उसमें तुम्हें दिमाग नहीं लगाना होता। तो ऐसी कभी कभी पूछ लिया जाता है, रेजिस्टिविटी पूछ ली जाती है। तो याद रखना 5.5 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी होती है किसकी? टंगस्टन की, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, रेजिस्टिविटी आपके सामने मेंशन की रखी है। टंगस्टन जो टेम्परेचर, जो लैंप, जब हम टंगस्टन का इनकैंडिसेंट लैंप जलाते हैं तो जो टेम्परेचर जो होता है, जो पहुंच जाता है जब हमारा लैंप चल रहा होता है, तो टेम्परेचर 2800 से लेकर 3300 केल्विन तक टेम्परेचर ये इसके अंदर पहुंच जाता है। तो टंगस्टन का जो टेम्परेचर होता है लैंप के अंदर, वो कितना हो जाता है? याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2800 केल्विन से लेके 3300 केल्विन तक। तो मैंने देखा ना, यूटिलाइजेशन के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन्हीं से ये सारे पॉइंट तैयार करें। ये बात समझ लो आप। ये मैं जो जो भी पॉइंट्स आपको करवा रहा हूँ, ये जो एग्जाम पॉइंटर सीरीज चल रही है, इसके अंदर एक एक पॉइंट वही लिया गया है, वही हमने पकड़ा है जिसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन हमने देखा प्रीवियसली आए हुए हैं। तो सारे के सारे पॉइंट वही जिसपे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने देखा बहुत बार क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है कि टंगस्टन का टेम्परेचर कितना होता है बल्ब के अंदर जब बल्ब चल रहा होता है। तो 2800 से 3300 के केल्विन के अप्रॉक्स टेम्परेचर पहुंच जाता है। रेजिस्टिविटी, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके ऊपर आया हुआ था कि इनकैंडिसेंट लैम्प के अंदर जो नॉर्मल होते हैं टंगस्टन फिलामेंट वाले, इनके अंदर किस टाइप की हीटिंग होती है, तो टाइप ऑफ हीटिंग कैसी होती है? तो याद रखना, इनकैंडिसेंट लैम्प के अंदर जो टाइप ऑफ हीटिंग होती है, रेजिस्टिव टाइप ऑफ हीटिंग होती है, ठीक है। रेजिस्टिव हीटिंग होती है, मतलब रेजिस्टेंस की वजह से जो I²R वाली हीटिंग होती है उसकी बात हो रही होती है। अब क्योंकि रेजिस्टिव हीटिंग होती है, तो एक क्वेश्चन और ये पूछा गया था कि कितने पावर फैक्टर पे ही काम करता है। पावर फैक्टर क्या होगा? तो याद रखना, पावर फैक्टर इसका यूनिटी पावर फैक्टर पे ये ऑपरेट करता है। इनकैंडिसेंट लैंप जो होते हैं वो जनरली यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। यानी पावर फैक्टर इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 0। समझ में आ रही? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस थीटा हो गया 1 और थीटा यानी पावर फैक्टर एंगल कितना होता है? वो होता है 0 डिग्री। यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी लैग नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना, इनकैंडिसेंट लैंप जब भी जलाएंगे यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा। और इसी का अगर हम एक घुमा के क्वेश्चन पूछ लें तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनकैंडिसेंट लैंप जो है आपका, वो कैसी पावर कंज्यूम करेगा? तो इट विल मेनली कंज्यूम, केवल मतलब सोलली कंज्यूम एक्टिव पावर। ये केवल और केवल एक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए, इनकैंडिसेंट लैंप के बारे में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया वो उठाया हमने CFL से, ठीक है। CFL की पहले तो फुल फॉर्म समझ लो। CFL की फुल फॉर्म होती कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर? समझ में आ गई होगी बात ये। शायद मुझे याद आ रहा है कहीं एक आध बार मैंने पुराना कभी पढ़ाया है तो गलती से मैं क्लोरो बोल गया था, क्लोरो नहीं है CFL। ये कई बार कंफ्यूजन होता है और मैंने देखा ऑप्शन भी दे रखे थे CFL में क्लोरो फ्लोरो का लैंप दे रखा था। याद रखना, ये जो होता है वो CFC होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये वो गैस होती है जो रेफ्रिजरेशन या कूलिंग एलिमेंट्स में से निकलती है। CFL के अंदर C का मतलब होता है कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। एंड C जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो CFC गैस होती है, वो निकलती कूलिंग में से। ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होता है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, CFL के अंदर कोई भी वायर एलिमेंट या फिलामेंट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, नो वायर। जैसे बल्ब के अंदर हम लोग इस तरीके का वायर लेते हैं, फिलामेंट लेते हैं, जिसमें से जब करंट पास होती है तो इट विल क्रिएट हीट एंड लाइट।
CFL के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट को पास करवाते हैं थ्रू ट्यूब कंटेनिंग दो गैस इसके अंदर ली जाती है, एक तो आर्गन का इस्तेमाल करते हैं और एक हम करते हैं मरकरी वेपर्स का इस्तेमाल। ये आपके सामने फोटो लगा हुआ है तो देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जो पास करवाएंगे उसके अंदर एक तो मरकरी वेपर और दूसरा आर्गन, इन दोनों का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। ये दो गैसेज होती हैं। तो बहुत बार मैंने देखा क्वेश्चन आया हुआ है कि CFL के अंदर कौन सी गैसेज होती हैं, तो याद रखना आर्गन एंड मरकरी वेपर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जब भी हम इसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं और ये जो आर्गन और मरकरी वेपर्स हैं, यहाँ से जब भी रिएक्शन होता है इसके अंदर तो यहाँ पर यूवी लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये एक चीज़ और इंपॉर्टेंट पार्ट कि CFL के अंदर कौन सी लाइट प्रोड्यूस होती है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज या अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेशन होता है। अब अल्ट्रा वायलेट जो होती है ये हम लोग नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, तो CFL जो व्हाइट कलर प्रोड्यूस करती है वो कहाँ से आता है, तो उसके लिए आपको याद रखना है बनती यूवी लाइट है। यूवी लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है CFL में, इसीलिए आपने देखा हो कभी कभी CFL को हम लोग जलती हुई CFL को छुओगे तो उसके अंदर हल्की सी हीटिंग मौजूद होती है, भले ही उसके अंदर फिलामेंट नहीं है, बट जब जो रिएक्शन होता है रिएक्शन की वजह से यूवी लाइट एंड हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये जो यूवी लाइट है इसको लाइट में इसको विजिबल, ये तो मतलब ये हम देख नहीं सकते अल्ट्रावायलेट को, तो इसको विजिबल रेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको विजिबल लाइट में कन्वर्ट करने के लिए इसको स्ट्राइक करवाते हैं फॉस्फर कोटिंग पे, जो कि बल्ब के अंदर की जाती है। देखो यहाँ पर ये देख रहा है फॉस्फर कोटिंग, ये जो फॉस्फर कोटिंग आपने करी होती है, ये जो इस तरीके का स्पाइरल है, ये जो कोटिंग होती है इसके ऊपर जब यूवी रेज इसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोटिंग है, इसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज टकराती हैं तो इनसाइड द बल्ब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारी विजिबल लाइट क्रिएट होती है। समझ में आ रही बात ये? तो यूवी लाइट को विजिबल लाइट में ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, उसके लिए हम लोग फॉस्फर कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर आपसे देखो दो तीन चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे कोई पूछ ले CFL के अंदर फिलामेंट होता है तो कहोगे नहीं। दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन सी गैसेज होती हैं, तो आर्गन और मरकरी वेपर्स होती हैं जिनके अंदर करंट पास करा के हम लोग लाइट क्रिएट करते हैं। कौन सी लाइट प्रोड्यूस होती है, यूवी लाइट प्रोड्यूस होती है, अल्ट्रावायलेट और हीट प्रोड्यूस होती है। अब अल्ट्रावायलेट को तो हम देख नहीं सकते, तो इसको विजिबल में कौन कन्वर्ट करता है, तो फॉस्फर की कोटिंग। तो फॉस्फर की कोटिंग का काम है विजिबल में कन्वर्ट करना, विजिबल लाइट जनरेट करना। मरकरी वेपर और आर्गन, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस को प्रोड्यूस करवाते हैं, वही फ्लोइंग द करंट। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इसकी डिटेल्ड वर्किंग जब मैं इसकी लेक्चर सीरीज कवर करूंगा आने वाले समय में, तब हम लोग देखेंगे। देखो एक बात आप समझ लो, इस सीरीज का कंपैरिजन आप जो लेक्चर सीरीज चल रही है उससे बिल्कुल मत करना। वहां पर बहुत डीप कॉन्सेप्ट में सिखाता हूं, वहां पर आपके खून में उतारने का काम करता हूं। ये आपके लिए कह सकते हो एक क्विक गाइड, एक रिवीजन या क्रैश कोर्स टाइप का है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल है, MCQs एग्जाम्स के लिए। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए कि कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से प्यार अगर आपको करना है, तो उसके लिए मैं लेक्चर सीरीज हमारी चलती है उसको देखें, वो ऑलरेडी चल रही है प्राइम ग्रुप पे, और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच गियर प्रोटेक्शन के बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज स्टार्ट होने वाली है, मोस्ट अवेटेड, बहुत डिटेल में मैं उस पर इस समय काम चल रहा है, क्योंकि SGP स्विच गियर प्रोटेक्शन सीरीज के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेक्चर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, बुक मैंने सारी बुक्स रिटर्न कर दी हैं और पैक करके रख दी, क्योंकि सारी बुक्स का काम खत्म हो गया है। SGP मेरे एंड पे कंप्लीट हो गई है, लेक्चर रिकॉर्ड होने बाकी है, PPT बनना बाकी रह गई है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे इस समय करेंटली मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पूरी स्टडी जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ, 7-8 बुक्स स्टडी कर रहा हूँ लगातार में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। वो भी ऐसी होगी कि आपके खून में उतर जाए। इससे पहले इतनी डिटेल पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पूरे यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई गई होगी, जब मैं कवर करूंगा तब आप उसको देखना। ठीक है, लेकिन वो भी प्राइम ग्रुप पे आपके अवेलेबल हो जाएगी। नाउ आगे चलते हैं, 13 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, स्पेस टू हाइट रेशियो क्या होता है, इसको कई बार पूछा गया, इस पे न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं और थ्योरेटिकल भी पूछा गया है। तो क्या होता है कि मान के चलते हैं अगर हमारे पास 2 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो 2 बल्ब जो हैं जो किसी कमरे को लाइट अप कर रहे हैं, तो उन 2 बल्ब के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, वो बल्ब हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है जिस पे लाइटिंग हो रही है, वहां से उसकी हाइट, तो इनका जो रेशियो होता है इसी को स्पेस टू हाइट रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पर स्पेस क्या है, स्पेस बेसिकली है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दी 2 लैंप्स। ये जो 2 लैंप आपने लगा रखे हैं इनके बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी है, और डिवाइड बाई हाइट कौन सी है, यहाँ पर वर्टिकल हाइट की बात हो रही है कि ऊंचाई कितनी है फ्लोर से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर सोलर के बारे में समझ लो। तो सोलर के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट, ये आपने देखी होंगी जनरली जब आप लोग रोड पे जाते हो तो, या पार्क में, यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत पॉपुलर है, हमारी यूनिवर्सिटी में आपने देखी होंगी, और जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ में आजकल ये यूज़ होती हैं, इवन स्ट्रीट लाइट में यूज़ होती हैं। तो ये कहलाती है सोलर स्ट्रीट लाइट। इनके अंदर क्या होता है, एक तो आपका ये सोलर पैनल होता है, ये पोल होता है,
एक लाइट लगी होती है एलईडी, और यहाँ पर हमारा लगा होता है बैटरी स्टोरेज सिस्टम दिया होता है। अब होता क्या है, दिन के समय में ड्यूरिंग दी सनलाइट हम लोग क्या करते हैं, पीवी सेल्स जो होते हैं वो सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कन्वर्ट कर दी। अब ये पीवी सेल्स हमेशा याद रखना डीसी सोर्स का काम करते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना, कई बार पूछे जाता है। तो पीवी सेल्स आर द डीसी सोर्स। तो ये क्या करते हैं, ये जो भी सोलर लाइट आ रही होती है ये उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और वो डीसी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब स्टोर कहाँ होती है, तो स्टोर होती है बैटरी में, जो कि यहाँ पर ये बॉक्स लगा रखा है, इसके अंदर बैटरी मौजूद होती है। तो दिन में हमने क्या करा, सोलर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा और बैटरी में स्टोर कर दिया। रात के समय में ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये बैटरी क्या होगा, अपने आप को डिस्चार्ज करेगी और इन एलईडीज को पावर करा जाता है। तो रात में एलईडी जलती हैं वाया बैटरी। तो दिन में क्या आ रहा है, सोलर पड़ रही है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी में स्टोर कर दे रहे हैं। जैसी रात होगी तो यहाँ से बैटरी से जाएगी पावर और इन जो स्ट्रीट लाइट्स है इनको जला देगी। इस तरीके का सिंपल होता है। तो ये होगी सोलर स्ट्रीट लाइट के बारे में जानकारी। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट, आज की स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके अंदर हम 4-5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी कोई हम लोग लाइट सोर्स को लिट अप करते हैं, मतलब जलाते हैं, चाहे वो मोमबत्ती जलाएं चाहे वो बल्ब जलाएं, तो वहां से क्या होता है, इस तरीके की जो लाइट रेज निकलती हैं उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नॉर्थ पोल है, उस नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर निकलता है, या हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है उससे फ्लक्स बाहर निकलता है, तो हम उसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। वैसे ही जो एक बल्ब हम जलाते हैं उससे जो फ्लक्स बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, और इसको हम नापते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है ल्यूमेंस में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। ये फ्लक्स जब बाहर निकलता है, अच्छा अगर हम इसको ये देखने की कोशिश करें कि एक एक एंगल में, एक पर्टिकुलरली एंगल में, ठीक है, इसका कितना, एक पर्टिकुलर अगर हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल में इसका कितनी रेज पास हो रही हैं, यानी कि अगर हम कहें कि इतने इस एंगल में, इस सॉलिड एंगल, देखो ये होता है सॉलिड एंगल, ठीक है, क्लियर हो गया। सॉलिड सरफेस एरिया, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ से कितनी हमारी लाइट पास हुई, कितनी रेज पास हुई, ये कहलाती है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब हमेशा आपको याद रखना है, इंटेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी फ्लक्स लाइंस पास हो रही हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं, यहाँ पर इस एंगल को कहा जाता है स्पेसिफिक डायरेक्शन सॉलिड एंगल। ठीक है, याद रखना सॉलिड एंगल, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले ल्यूमिनस फ्लक्स मैंने बताया, तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, ये मेजर करता है टोटल अमाउंट ऑफ लाइट जो कि एक सोर्स से निकल रही है सब डायरेक्शन में, सब तरफ, और इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन, पहला पॉइंट। दूसरा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या मेजर करती है कि कितनी लाइट सोर्स ने एमिट करी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पर यूनिट सॉलिड एंगल। यानी कि देखो ये हमारी स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गई इधर की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन, और इसको हम लोगों ने नापने के लिए, देखो भाई सीधी सी बात है, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे तो हम एक एक एरिया लेते थे, यूनिट एरिया, सिंगल यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स बाहर निकला, ऐसा एरिया लेते थे। तो ये एरिया जो होता था इससे हम नाप सकते थे कि इंटेंसिटी कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। वैसे ही यहाँ पर हमने क्या करा, एक सॉलिड एंगल ले लिया, ये है हमारा सॉलिड एंगल, तो इस सॉलिड एंगल से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकला ये बताता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर ज़्यादा फ्लक्स बाहर निकलेगा तो एक सॉलिड एंगल से ज़्यादा फ्लक्स बाहर निकलेगा तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है, कम फ्लक्स लाइन्स बाहर निकलेंगी तो इंटेंसिटी कम है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक पर 10-10 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक पे 10-10 पॉइंट आपके बनेंगे, तो इसको बहुत ध्यान समझो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक सॉलिड एंगल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये यहाँ से निकल के जमीन पे पड़ गई, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब ये जो जमीन पे पड़ने पर इसने जो रोशनी क्रिएट करी वो कहलाती है इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस, ठीक है, समझ में आ रही है। इल्यूमिनेंस क्या होता है, ये मेजर करता है कि कितनी लाइट सरफेस पर फॉल हो रही है, समझ में आ रही है, फॉलिंग ऑन अ सरफेस, मेजर करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो कि हमारे सरफेस पे गिर रही है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो लक्स होती है, और लक्स की मतलब अगर हम इसका फॉर्मूले की बात करें इल्यूमिनेंस का फॉर्मूला होता है ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मतलब हमारे एक यूनिट एरिया में, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर यूनिट एरिया, ये हमारा यूनिट एरिया, इसको हम कह देते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो ये जो यूनिट 1 मीटर स्क्वायर एरिया है इसमें कितना फ्लक्स पड़ रहा है। ठीक है, तो ल्यूमेंस फ्लक्स हमने कितना, ल्यूमिनस फ्लक्स हमारा कितना पड़ा, ल्यूमिनस फ्लक्स अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें ल्यूमेन में नापा जाता है। तो कितने ल्यूमन, ठीक है, कितने ल्यूमेन, जो भी इसको आप प्रोनाउंस करते हो, कितने ल्यूमेन इलेक्ट्रिक लाइट फ्लक्स हमारे 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे गिरेगा आके, वो कहलाता है इल्यूमिनेंस। थोड़ा सा यार शब्द का ध्यान देना, इल्यूमिनेंस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर, इसको हम कहते हैं इल्यूमिनेंस। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्या, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ल्यूमिनेंस।
एक है इल्यूमिनेंस और एक है ल्यूमिनेंस, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? इल्यूमिनेंस जो होता है वो ये होता है कि भैया आपने बल्ब ऑन करा और उस बल्ब की कितनी रोशनी हमारी सरफेस पे पड़ी, तो सरफेस पे जो लाइट पड़ी उसको हम कहते हैं इल्यूमिनेंस, ठीक है। और ल्यूमिनेंस क्या होता है? ये मेजर करता है कि एपरेट ब्राइटनेस किसी भी सरफेस की जो कि इंसान की आई परसीव्ड करती है, मतलब लाइट पड़ी कितनी वो कहलाएगा इल्यूमिनेंस, और लाइट पड़ने के बाद हमारी आंखों को कितनी लाइट दिख रही है उस सरफेस पे, हमारी आंखें जो हैं वो एक सरफेस के ऊपर कितनी लाइट को परसीव कर पा रही हैं, वो कहलाएगा हमारा ल्यूमिनेंस। समझ में आ रही बात? ये तो ल्यूमिनेंस हमेशा जुड़ा होता है इंसान की आंख से, और इल्यूमिनेंस जो होता है ये जुड़ा होता है सरफेस की रोशनी से, कि सरफेस कितना जगमगाया और हमारी आंखों में कितनी रोशनी पड़ रही है उस सरफेस से टकरा के, वो कहलाएगा ल्यूमिनेंस, ठीक है। तो ल्यूमिनेंस नापा जाएगा कैंडेला पर मीटर स्क्वायर में, इल्यूमिनेंस नापा जाता है ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर में। समझ में आ रही बात? है तो इसको हम नापेंगे ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर में, इसको लक्स भी कहते हैं, और जो आंखों में कितनी पड़ी वो कहलाता है हमारा कैंडेला पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो एक बात आप बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ लो, जब भी हम कभी भी किसी बल्ब की लाइट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो हमेशा इल्यूमिनेंस के टर्म्स में मेजर करी जाती है, याद रख लेना। इल्यूमिनेंस के टर्म्स में ही हम लोग लाइट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि जिसकी भी ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया बहुत अच्छा होगा, लक्स बहुत अच्छा है, उतनी अच्छी लाइट है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट जो तुमने सोर्स बनाया उसमें से कितने लाइट निकली वो हो गया ल्यूमिनस फ्लक्स, पर्टिकुलर एंगल से, सॉलिड एंगल से कितनी पार हुई वो हो गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जमीन पर कितनी पड़ी वो हो गया इल्यूमिनेंस, और जमीन से पढ़ के हमारी आंखों तक कितनी पहुंची वो हो गया हमारा ल्यूमिनेंस, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर? आयु आपको समझ में आ रही होगी, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट अपने आप में बड़ा कीमती है, ठीक है। ठीक है, तो आई आपको समझ में आ रही होगी। तो ये चार चीज़ें, इन चारों का डिफरेंस क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा, इन चारों की यूनिट क्या है वो क्लियर हो गई होगी, और साथ ही साथ इन चारों का फॉर्मूला भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अच्छा एक बात समझ लो, ये जो इतना इंपॉर्टेंट स्लाइड जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, ये सब के सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ये सब के सब अगर आपको इसकी PDF नोट चाहिए तो वो सुपर प्राइम में बहुत जल्द मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा इसको कि जल्द से जल्द मैं अवेलेबल करा दूं ताकि आप इजी रिवीजन कर सको, ठीक है। तो इस पूरे सीरीज के जो PDF नोट्स हैं ये भी आपको सुपर प्राइम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाया करेंगे, ठीक है। वहां से आप इसके प्रिंट आउट करवा सकते हो और इजीली अपने साथ रख के ले जा सकते हो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि एक कल मैंने आपको बताया था चोक हम लोग यूज़ करते हैं, चोक कॉयल का इस्तेमाल करा जाता है बहुत जगह लाइटिंग सोर्स में। तो एक्चुअली इसके दो काम होते हैं चोक कॉयल का। सबसे पहला काम जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, एक तो होता है कि भाई हमारी जो करंट है उसको लिमिट करना, ये तो यूनिवर्सल रूल है। जब भी हम इंडक्टर कॉयल या जब भी हम कोई भी कॉयल कहीं पर भी यूज़ करेंगे, चाहे वो करंट लिमिटिंग रिएक्टर हो, कहीं पर भी, तो हमेशा याद रखना करंट को लिमिट करने के लिए कॉयल यूज़ होती है, वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस को लिमिट करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका काम था कि ये क्या करता है, हेल्प करता है हाई वोल्टेज जनरेट करने में, ताकि हम लोग पावर सोर्स जो हमारा उसको लिट अप कर सकें। अब देखो, अगर हमारी चोक कॉयल, क्वेश्चन आया था, बढ़िया क्वेश्चन था, कई तरीके से पूछा जा सकता है ये, अगर ये चोक कॉयल हमारी शॉर्ट हो गई किसी भी तरीके से, तो अगर शॉर्ट होने का मतलब क्या हुआ, ये जो चोक कॉयल है यहाँ से इसको अगर हम शॉर्ट कर दें तो हमारा जो इंडक्टेंस है वो जीरो हो गया, सारा करंट यहाँ से पास हो जाएगा, चोक कॉयल से बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में इमीडिएट कॉजेज क्या होंगे, तो याद रखना सबसे पहला कॉज जो होगा, करंट विल ड्रास्टिकली इंक्रीज एंड डैमेज द लैम्प। अगर चोक कॉयल आपकी खराब हो गई तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहला इमीडिएट असर क्या देखने को मिलेगा कि चोक कॉयल खराब होते ही सारा करंट बाईपास हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा, तुम्हारा लैम्प डैमेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कॉज क्या हो सकता है कि जो हम वोल्टेज स्टार्टअप के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत थी वो हमें नहीं मिल पाएगा, तो जो वोल्टेज लिटअप होता था वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा, लैम्प डैमेज हो सकता है, और वोल्टेज स्टार्टअप का जो हाई वोल्टेज की जरूरत होती है वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सोडियम वेपर लैम्प लास्ट लेक्चर में कवर करे थे कई सारे पॉइंट्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, ये सोडियम वेपर लैम्प का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, बेस्ट फॉर द स्ट्रीट लाइटनिंग। जो आप देखते हो ना, अब तो बहुत जगह आपने देखा होगा, ये देखो एक बात समझ लो यार, ये मैं हमेशा देखता हूँ, बड़ी दुर्भाग्य भी है, बुक्स जो हैं वो आउटडेटेड होती चली जा रही हैं बहुत जल्दी, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, और मैं देखता हूँ कि हम लोग वही पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा ये जो मैं बता रहा हूँ,
क्योंकि पेपर जो बनाया जाता है वो हमेशा पुरानी किताबों से बनाया जा रहा है और पुरानी किताबों में चल रहा है वही चल रहा है। तो आजकल अगर मैं कहूँ स्ट्रीट लाइट एलईडी से जल रही हैं, लेकिन जो पहले के समय में स्ट्रीट लाइट थी बहुत जगह आज भी हो सकती हैं। तो आपको याद होगा इस तरीके की सोडियम लाइट होती थी, ऑरेंज कलर की लाइट होती थी, है ना। तो वो जो लाइट होती थी सोडियम वेपर लैंप, वहां पर हम लोग यूज करते हैं स्ट्रीट लाइटिंग में। तो सोडियम वेपर लैंप मेनली यूज करे जाते थे स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन पूछा जाएगा तो बेस्ट फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। नाउ आज का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फ्लड लाइट क्या होता है, सबसे पहले तो आप एक एक करके हम समझते हैं फ्लड लाइट क्या होती है। तो फ्लड लाइट क्या होता है, इसके अंदर हम लोग किसी बड़े सरफेस एरिया को फ्लडिंग करते हैं। फ्लडिंग का मतलब होता है, फ्लड लाइट का काम क्या होता है, बहुत सारी रोशनी किसी सरफेस पे फेंक के मारना। ठीक है, जैसे आपके घरों में आपने देखा होगा, आप वो लगाते हैं ना हम लोग कि अरे यार वो हेलोजन लगा दो, या हेलोजन कह रहा हूँ मैं, आजकल तो एलईडी लैंप आ रहे हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा एलईडी लैंप इस तरीके के। तो आपने देखा होगा इस एलईडी की एक तरीके की इस तरीके की पत्तियां आती हैं, बहुत छोटी 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 एलईडी होती हैं। तो इसको जब हम लोग ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा खूब सारी रोशनी जो होती है वो हमारी बनाती है। तो ऐसी एलईडी लैंप, ऐसी एलईडी लाइट जो बहुत सारी रोशनी क्रिएट करे एक सरफेस पे, वो कहलाती है हमारी फ्लड लाइट, याद रखना। तो जो हम लोग कहते हैं ना भाई एक लाइट लगा दो लाके यहाँ पर यार कि मेहमान घुस रहे हैं दिखे, या आपने देखा होगा वीडियो रील बनती है तो वीडियो रील में भी एलईडी लाइट एक लगाई जाती है, वो सब फ्लड लाइट होती हैं। तो वो क्या करती है, उनका काम होता है कि सरफेस एरिया को फ्लड कर देना, मतलब भर देना बहुत सारी लाइट से। ठीक है, फ्रॉम द पावरफुल प्रोजेक्टर से। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब फ्लड लाइट जो होती है वो 3 कैटेगरी में पाई जाती है अकॉर्डिंग टू द बीम स्प्रेड। अब फ्लड लाइट क्या होता है, फ्लड लाइट के अंदर ये हमारी, अब यहाँ से क्या होता है, मान लेते हैं ये फ्लड लाइट है तो यहाँ से इसकी बीम निकलेगी। अब इस बीम को हम लोग स्प्रेड जो है इसका उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बीम स्प्रेड एंगल की, भाई तुम ये जो बीम बाहर निकल रही फ्लड लाइट से, इसको अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करें तो इसके बेसिस पर हम लोग 3 तरीके की फ्लड लाइट हम कह सकते हैं। एक होती है नैरो बीम प्रोजेक्टर वाली फ्लड लाइट, एक होता है मीडियम एंगल प्रोजेक्टर फ्लड लाइट, और एक होती है हमारी वाइड एंगल प्रोजेक्टर फ्लड लाइट। ठीक है, तो जैसे अगर हमने ये लाइट रख रखी, अब इसकी लाइट ऐसे निकल रही तो वाइड एंगल हो गई, इसको थोड़ा सा ऐसे कंसाइज कर दोगे मीडियम हो गई, और बिल्कुल ऐसे चला दोगे तो नैरो हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी स्टेशन गए होगे या कहीं पार्टी में गए होगे तो आपने देखा होगा जो खंबे होते हैं उसके ऊपर भी हमने फ्लड लाइट लगा रखी होती है, और वो ऐसे करके लाइट उसमें इस तरीके से निकल रही होती है। तो ये जो लाइट निकल रही होती है ये होती है तुम्हारी नैरो बीम प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये भी फ्लड लाइट होती है, बस इसके अंदर हमने इसका जो एंगल होता है स्प्रेड, बीम स्प्रेड, वो बहुत नैरो कर रखा होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा बहुत बार आया हुआ है, इसके लिए समझ लो। पहले तो फ्लड लाइट समझ में आ गई क्या होती है, दूसरी बात इसके 3 टाइप समझ लो। तो नैरो बीम प्रोजेक्टर जो फ्लड लाइट होती है, इनके अंदर जो एंगल ऑफ स्प्रेड होता है वो 12 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में होता है, याद रखना, क्वेश्चन आया है। और जो डिस्टेंस जो ये कवर करती है वो मोर देन 70 मीटर, 70 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस इसके अंदर कवर किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मीडियम एंगल, तो जैसे देखो एंगल मीडियम हो गया मतलब बढ़ गया, नैरो का मतलब बहुत ही छोटा एंगल, मीडियम का मतलब 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच का एंगल, और इसके अंदर हम लोग जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो 30 मीटर से 70 मीटर के बीच में। देन फाइनली वाइड एंगल प्रोजेक्टर, जो मतलब कन्वेंशनली फ्लड लाइट होती है ना, जो हम लोग कहते हैं कि भाई दरवाजे पे लगा दो, मेहमान की शक्लें दिख सकें, या किसी एरिया में या पार्किंग में लगा दो, है ना, या जैसे क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा फ्लड लाइट लगी होती है जिससे पूरा क्रिकेट एरिया आपको दिखता है। तो ये जो फ्लड लाइट होती है ये वाइड एंगल फ्लड लाइट होती है, इनका 40 से 90 डिग्री। लेकिन ठीक है, ये हो गया, इनका एंगल बहुत बड़ा होता है। अब क्योंकि एंगल बड़ा है तो इसका जो डिस्टेंस कवर होता है वो बहुत कम होता है। तो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे जैसे हम लोग फ्लड लाइट का एंगल जो है उसको कम करते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपनी लाइट के को नैरो करते जाएंगे, कम एरिया में मारेंगे, तो उतनी दूर तक लाइट जाएगी। देखो ये 70 से ज़्यादा, ये 30 से 70 के बीच में, और ये 30 से कम। जैसे जैसे तुम एंगल को कम करते, एंगल को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे तुम बड़े एरिया को हिट करोगे वैसे वैसे तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम नैरो करेंगे तो एनर्जी हमारी कंसाइज रहेगी, दूर तक लाइट जाएगी। जैसे जैसे हम अपनी एनर्जी को बिखेरेंगे उतनी कम दूरी तक लाइट को कवर जाएगी। तो इसीलिए जो वाइड एंगल प्रोजेक्टर्स होते हैं वो केवल 30 मीटर से कम के ही कवर करते हैं। ये एक कन्वेंशनल चार्ट है, हो सकता है आज के समय में आप मार्केट में जाओ तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस की लाइटें भी मिल रही हों। ये एक कन्वेंशनल चार्ट है जो एज पर बुक मैंने इसको तैयार करा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं सुपर प्राइम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगे, और लेक्चर पसंद है तो लाइक कर देना। इसी तरीके के अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स और लाइक करते रहो, मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करता रहूँगा, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी सीरीज़ लाऊंगा, धीरे धीरे करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे। और ये सबके लिए खुशखबरी की बात ये, इसको मैं प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा, इसको मैं पेड में कभी भी नहीं रखूंगा, ये प्योरली फ्री रहेगी।
तो आराम से पढ़ें, ठीक है। और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको सुपर प्राइम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो अगर आप नोट चाहिए तो वहां से ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर सीरीज चाहिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है और फ्लड लाइट कैसे काम करेगी, इन सब चीज़ों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसकी लेक्चर सीरीज का, ठीक है। लेक्चर सीरीज अभी एसजीपी की चल रही है, आने वाले समय हम लोग कवर करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, देन यूटिलाइजेशन के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।